आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 21 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। 16 साल बाद अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार फिर से ब्रिटेन में हुए तैनात। क्या रूस के खिलाफ है कोई बड़ी तैयारी? ईरान, रूस और चाइना कल से न्यूक्लियर मसले पर करेंगे मीटिंग। यूरोप की पाबंदियों का देंगे जवाब। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस में हुए धमाके। उधर रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री दिखाकर दुश्मनों को किया हैरान। बेल्जियम पुलिस ने की इस्राएली फौजियों की पिटाई। वॉर क्राइम्स की शिकायत के बाद किया गिरफ्तार। पहली बार इस्राएली टैंक गजा के अनछुए इलाके में हुए दाखिल। होस्टेजेस की तलाश में नया जमीनी ऑपरेशन शुरू। हालात सीरियस। और गजा में खाना लेने आए लोगों पर हुई फायरिंग। 95 शहरी शहीद, भूख से 19 लोगों की मौत। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सफर। अमेरिका न्यूक्लियर हथियार अपने 16 साल बाद फिर से इंग्लैंड में तैनात कर रहा है। पहुंच गए ये न्यूक्लियर हथियार 16 साल बाद। क्या ये रूस से किसी टकराव की तैयारी है? करीब 16 साल बाद पहली बार अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियार फिर से ब्रिटिश जमीन पर तैनात कर दिए हैं। ये एक बहुत सीरियस खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक B6112 थर्मो न्यूक्लियर बमों की एक खेप इस हफ्ते इंग्लैंड के सफोल्क इलाके में मौजूद RAF लेकेनहेल्थ एयरबेस पहुंचाई गई है। ये बम अमेरिका के न्यू मैक्सिको में मौजूद कर्टलैंड एयरबेस से उड़ा कर ले जाए गए और एक नई बनाई गई सिक्योरिटी वेपन स्टोरेज फैसिलिटी में रखे गए हैं। हालांकि ना अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट और ना ही ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस मूवमेंट की पब्लिकली कोई तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में दोनों ही हुकूमतें आमतौर पर खामोश रहती हैं, नहीं बताती। लेकिन ये हुआ है, तमाम अखबारों में है। B6112 एक मॉडर्न और लो यील्ड न्यूक्लियर बम है जो कम या ज्यादा पावर से फट सकता है और बहुत प्रिसाइज टारगेट हासिल कर सकता है, यानी एक्यूरेसी बिल्कुल मारक क्षमता जो है बहुत शानदार है इसकी। इसे F-35A जैसे एयरक्राफ्ट यानी फाइटर जेट से छोड़ा जा सकता है, दागा जा सकता है। RAF लेकेनहेल्थ बेस पर F-35A उड़ाने वाले 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। आप कनेक्ट करिए सबको। और ये यूरोप के पहले स्क्वाड्रन हैं जो इस एडवांस जेट को ऑपरेट कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियार इसी RAF लेकेनहेल्थ पर रखे थे, कोल्ड वॉर के दौरान। मगर आखिरी बार यह हथियार 2008 में यहां से हटा लिए गए थे, जब यूरोप ने न्यूक्लियर हथियार घटाने की कोशिशें तेज की थी। लेकिन फिर 16 साल बाद क्यों तैनाती हो रही है? अब इन बमों की वापसी नेटो की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, खासकर रूस के साथ बढ़ती टेंशंस और डिटरेंस यानी कि धमकी के जरिए रोकथाम की नई स्ट्रेटजी को देखते हुए रूस के नजरिए से ये एक खतरनाक खबर है। बढ़ते हैं आगे। इधर ईरान, रूस और चाइना के दरमियान न्यूक्लियर बातचीत का ऐलान हो गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो रूस और चाइना के साथ मंगल को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अहम बातचीत करेगा, 22 को। ईरानी विदेश मंत्रालय यानी ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाघई ने यह बताया है कि बातचीत यूरोपियन मुल्कों के साथ होने वाली बातचीत से अलहदा होगी। बाघई के मुताबिक इस मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की धमकियों पर भी बात होगी, जो ईरान पर फिर से UN की पाबंदियां लगाने की बात कह रहे हैं। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने तो खुलकर कहा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए कोई सीरियस कदम नहीं उठाया और अमेरिका के साथ डील नहीं की, तो अगले महीने तक सैंक्शंस UN वाले वापस लगा दिए जाएंगे। E3 ये धमकी ईरान को दे रहा है, हम आपको कई बार बता चुके। अब ईरान का कहना है कि रूस और चीन अभी भी 2015 की न्यूक्लियर डील का हिस्सा हैं और UN सिक्योरिटी काउंसिल में उनका बड़ा असर है, सबको पता है UNSC में। तो बाघई का ने कहा है कि इन दोनों मुल्कों से अच्छी बातचीत हुई है, अच्छी का समझ रहे हैं आप मतलब, और कानूनी तौर पर ईरान पर पुरानी पाबंदियां वापस लगाने की कोई वजह नहीं बनती, ईरान की तरफ से कहा गया। रूस और चीन दोनों का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर मसला सिर्फ सियासी और डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जा सकता है, गोली या मिसाइल या बम से नहीं। दोनों मुल्कों ने दोहराया कि जंग या प्रेशर नहीं, बल्कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। जाहिर है इस तरीके से रूस और चाइना वेस्ट को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दोस्त ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वैसे भी ये तीनों मुल्क
वेस्ट की पाबंदियों का निशाना बनते रहते हैं और सबसे ज़्यादा पाबंदियां हैं भी इन पर, क्योंकि ये दब के काम नहीं करते। फिलहाल कल की मीटिंग में क्या ऐलान होता है, इस पर हमारे साथ साथ वेस्ट की नज़रें भी गड़ी हुई हैं। कल की अपडेट कल बताएंगे। इंडिविजुअली रशिया की करते हैं। रशिया के अंदर यूक्रेन ने बड़े ड्रोन हमले किए, कई इलाकों में धमाकों की खबर है। रशियन मीडिया के ही मुताबिक इतवार की रात से पीर की सुबह तक, मंडे की सुबह तक यूक्रेन के ड्रोन्स ने मॉस्को, बेलगोरद और रोस्तोव जैसे इलाकों को निशाना बनाया। रशिया के डिफेंस फोर्स ने कई यूक्रेनी ड्रोन्स को गिरा दिया। मॉस्को के मेयर ने खुद ये बताया कि सिर्फ दारुल हुकूमत मॉस्को की तरफ आने वाले 13 ड्रोन्स को आज सुबह 6:30 बजे तक इंटरसेप्ट कर लिया गया था। बेलगोरोद रीजन में, जो यूक्रेन के बॉर्डर के पास है, वहाँ एक सिविलियन गाड़ी और एक प्राइवेट घर पर ड्रोन हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमले तो हुए, मरे मराए नहीं, जख्मी हुए हैं, इसलिए बता भी रहे। कीव ने यानी यूक्रेन ने एक तरफ अमन की बात की है, मगर दूसरी तरफ रशिया के अंदर ड्रोन हमलों में तेज़ी देखने को मिल रही है। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। इस माहौल में कहीं से भी नहीं लगता कि दोनों ममालिक के बीच अमन कायम करने पर कोई रास्ता निकालने की बातचीत हो पाएगी, क्योंकि जब तक हमले तेज़ होते रहेंगे तब तक अमन मुश्किल है। अब रूस से एक हैरान कर देने वाली खबर। रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री दिखाकर अपने दुश्मनों को हैरत में डाल दिया है। यहाँ ड्रोन इतनी बड़ी तादाद में बन रहे हैं जैसे किसी कारखाने में जीन्स, शर्ट या पायजामे बन रहे हों। दोस्तों, रूस ने एक नया ड्रोन असेंबलिंग प्लांट दिखाया है, जो उसके मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन प्लांट है, जहां यूक्रेन जंग के लिए हजारों गेरान कामिकाजे ड्रोन बनाए जा रहे हैं। गेरान नाम है ड्रोन का, और इनकी जो शख्सियत है वो कामिकाजे है, यानी खुदकुश है, जाते फट जाते हैं। ये हैवी साइज फैक्ट्री तातारिस्तान के अलेबुगा इकोनॉमिक जोन में है, यानी मैदान जंग से, फ्रंट लाइन से 1200 किलोमीटर दूर, बिल्कुल सेफ एरिया में। रूसी टीवी चैनल ज़वेज़दा ने इस फैक्ट्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। एक आध तो फोटो आपने हेडलाइन के साथ देखा होगा। बड़े बड़े खूबसूरत काले ड्रोन यहाँ बन रहे हैं। गैरोन ड्रोन सस्ते होते हैं, ये आसानी से दागे जा सकते हैं और लंबी दूरी तक जाते हैं और बिल्कुल सही निशाना लगाते हैं। वीडियो में इन ड्रोन का साइज एक आम इंसान से भी ज़्यादा ऊंचा नजर आ रहा है। इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन पहले के प्लान से 9 गुना ज़्यादा हो गई है, यानी फिर जाहिर सी बात है रकबा बढ़ाया गया होगा। मतलब जितने ड्रोन बनाने का इरादा था, मिशन था, अब उससे 9 गुना ज़्यादा ड्रोन बन रहे हैं। गैरोन ड्रोन का डिज़ाइन डेल्टा विंग स्टाइल का है, पीछे प्रोपेलर लगा होता है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय कर सकता है, सोचिए। और 40 से 50 किलो तक का धमाका करने वाला सामान, यानी बारूद, बम अपने साथ ले जा सकता है। यानी रूस ने साफ कर दिया है कि वो ड्रोन की जंग में अब पूरी ताकत से कूद चुका है। अब इसका प्रोडक्शन बनाने की एक वजह ये भी थी कि उधर ईरान खुद उलझ गया। तो ईरान अगर आगे फ्यूचर में और उलझ जाता है और वो ड्रोन या मिसाइल सप्लाई नहीं कर पाता है, तो रूस ने भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया है। बढ़ते आगे गज़ा की बात। गज़ा में कत्ल गारत मचाने वाले इसराइली फ़ौजियों को दूसरे मुल्क की पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि तबीयत से उनकी पिटाई भी की। ये फ़ौजी एक म्यूज़िकल फेस्टिवल में शामिल होने गए थे, लेकिन पुलिस की पिटाई से रात भर खुद इनके अलग अलग तरह के सुर निकलते रहे और पिटाई से कई नाजुक जगहें सुर्ख रंग की भी हो गई, ये सुनाई दिया है, पता चला है। खैर, 2 इसराइली फ़ौजी जब बेल्जियम में म्यूज़िक फेस्टिवल टुमारोलैंड में झूमने पहुँचे तो वहाँ उन्हें पुलिस की पिटाई का सामना करना पड़ा। इन दोनों फ़ौजियों को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक एक्टिविस्ट ग्रुप की शिकायत पर, हिंद रजब फाउंडेशन जो है, उसकी शिकायत पर पूछताछ शुरू की, जो इसराइली फ़ौजियों पर वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है। फाउंडेशन जो है, इसराइली मीडिया से बात करते हुए इनमें से एक इसराइली फ़ौजी ने बताया, पुलिस ने हमें बहुत थप्पड़ मारे, मुंह पे मुक्के मारे और हमें एक सीक्रेट कंपाउंड के अंदर ले गए। पुलिस स्टेशन वहीं था और कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ पर ले जाया गया बस मुंह पर और थप्पड़ मार के, मुक्के मार के, जो है कई जगह उनके निशान आए। खैर, इन दोनों को कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो बेल्जियम छोड़ चुके हैं। दोस्तों, गज़ा में जुल्म करने वाले फ़ौजियों को जब असली इंसाफ का सामना करना पड़ा तो गानों की महफिल उनके लिए चीखों के सुरमों में बदल गई। ये जंग जब बंद हो जाएगी तब बेंजामिन नेतन्याहू को ये पता चलेगा कि उसने अपनी वजह से दुनिया भर में इसराइल के लोगों और यहूदियों के लिए कितनी नफरत बढ़वा दी है।
بہت سے یہودی گروپ اس جنگ کو رکوانا چاہتے ہیں، لیکن میجورٹی تو لوگ نفرت کرنے لگے نا ان سے اس جنگ کی وجہ سے، اور پھر وہ اینٹی سیمیٹزم کا رونا بھی روتے ہیں یہ حکومت والے اسرائیل کے۔ خیر، غزہ سے ایک بڑی خبر ہے، جہاں ایک بڑا گراؤنڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ غزہ کے دیر البلح میں اسرائیلی ٹینکوں نے گھسپیٹ شروع کر دی ہے، جس کے بعد اسرائیلی ہوسٹیجز کی فیملیز کی بے چینی حد درجوں تک بڑھ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسرائیلی ٹینکوں نے آج پہلی بار، فرسٹ ٹائم 7 اکتوبر 2023 سے پہلی بار غزہ کے دیر البلح شہر کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں داخل ہو کر نیا محاذ کھول دیا۔ یہاں ہوائی حملے ہوتے رہے تھے، لیکن ٹینک آج تک نہیں گھسے تھے، گراؤنڈ آپریشن نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسے شک ہے کہ اسی علاقے میں اب بھی کچھ ہوسٹیجز حماس کے قبضے میں ہو سکتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلے سے ہی جنگ سے بے گھر ہوئے لاکھوں فلسطینیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اب جیسے ہی اسرائیل نے یہ علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جان بچا کر ویسٹ یا ساؤتھ کی طرف بھاگ گئے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ہے حماس کے بچے ہوئے انفراسٹرکچر کو، اس کے ڈھانچے کو، اس کے ٹھکانوں کو ختم کرنا، مگر ہوسٹیجز کے گھر والے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں اس کارروائی میں، اس ایکشن میں ان کے اپنوں کی جان نہ چلی جائے۔ فی الحال غزہ میں حالات بے حد خراب ہیں، اور غزہ بھی اسرائیلی حملوں میں آج بھی غزہ میں درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ خبر ہے۔ مجھے ایک چیز اور لگتی ہے، حماس اور اسرائیل کے بیچ کل ڈائریکٹ بات چیت ہوئی ہے، پہلی مرتبہ نیگوسیشن سیز فائر کے۔ ہم نے خبر صبح آپ کو دی تھی دوپہر میں، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس ڈیل کو فائنلائز کروانے کے لیے ایک طرح کا پریشر ہے کہ تم ڈیل کرو، ورنہ ہم ہوسٹیجز کو تو زندہ مردہ ڈھونڈ لیں گے، اور پھر تمہارے پھر کھیل ختم، شرطیں شرائط سب ختم۔ خیر، غزہ کی ایک اور خبر ہے، آج اسے آخر میں رکھا تاکہ آپ کو دکھ نہ ہو شروعات میں۔ غزہ میں کھانا لینے پہنچے لوگوں پر فائرنگ ہوئی ہے، پھر سے 95 شہری شہید ہوئے ہیں، 19 لوگوں کی تو بھوک سے ہی موت ہو گئی ہے۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی گولیوں سے کم از کم 95 بے گناہ فلسطینی مارے گئے۔ یہ سارے لوگ امریکہ کی دیکھ ریکھ میں چل رہے راحت کیمپوں کے باہر مدد اور کھانا لینے کے انتظار کر رہے تھے۔ ہیلتھ منسٹری کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے یہ بتایا ہے کہ بھوک سے 19 لوگوں کی جان گئی ہے، بھوک سے، جنہیں کوئی گولی نہیں لگی، ان کی بھی بھوک سے جان گئی ہے، کیونکہ اسرائیل نے پورے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، کوئی بھی، نہ دوا، نہ کھانا، نہ پانی، اور اوپر سے گولیوں کی بوچھار، دنیا خاموش ہے۔ مجھے لگتا ہے اتنی خبریں کافی ہیں۔ سیریا کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سیریا میں سب شانتی ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ الشرا کی فورسز نے سیریا کے بدو جو ہیں انہیں سویدا علاقے سے نکال لیا ہے، تاکہ ڈروز اور بدوئنس کے بیچ پھر سے جھگڑا نہ ہو اور پھر اسرائیل حملہ نہ کرے۔ تو ان دونوں کے بیچ اب پوری طریقے سے امن قائم ہے۔ سیریا ایویکویٹس بیدوئنس فرام کلیشز ہٹ سویدا ایز شیکی سیز فائر نازک ہے، حالات یوں کہیے کہ کنٹرول میں ہیں، لیکن تناؤ پورن بنے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔